but in this video we are going to cover some MCQs on John Dryden as a dramatist. Now since we are covering JKPSC syllabus, और देखो सिर्फ JKPSC के लिए नहीं है, बल्कि अगर आप BPSC TRE4 की तैयारी कर रहे हो तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वली बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि दोनों ही लेक्चरशिप के लिए हैं. एंड इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट तो भी आपके लिए प्रैक्टिस सेशन चल सकता है एक. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, if you haven't subscribed to my channel yet, please do consider subscribing so that I can bring more such content for you. And along with that, you can also join my Telegram channel, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. Now before हम लोग MCQs पे चले, one thing you need to be very clear कि ये जो MCQs सीरीज है, आप इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करोगे किसी इंडिविजुअल राइटर पे. और आज का ये जो सीरीज मैं चला रहा हूँ, इसमें क्वेश्चंस ईजी से मॉडरेट लेवल पे डाली गई है. तो ये जो ईजी से मॉडरेट लेवल का, क्योंकि आपका एग्जाम भी ईजी से मॉडरेट लेवल का ही होने वाला है, इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट काइंड ऑफ एग्जाम, तो उसी हिसाब से क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं. लेकिन अगर स्पेसिफिकली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट और आप UGC की MCQs करना चाहते हो, तो जब लास्ट के 1 मंथ बचेंगे तो वी विल डू दैट एज वेल, है ना. जैसे कल मैं रोमांटिक एज पे करने वाला हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सब रोमांटिक एज के लेक्चर पे या रोमांटिक एज के जो MCQs मैं कल इवनिंग में कराऊंगा 6 बजे, तो आप लोग सब आ जाना, जुड़ जाना एक साथ, ताकि वो क्या होगा ना कि जितने ज़्यादा बच्चे क्लासरूम में रहेंगे उतने ज़्यादा MCQs के आंसर्स दे पाएंगे लोग. तो ये एक तरह से लाइव कॉन्वर्सेशन होगा, बच्चों के साथ डायरेक्ट लाइव कॉन्वर्सेशन चलेगा, सो दैट आपके पास अगर कोई क्वेश्चन होगा यू कैन ऑलवेज आस्क मी, तो मैं उसका आंसर देने के लिए तैयार रहूँगा, है ना. तो देखो लाइव सेशन हमेशा बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि लाइव सेशन करके, ताकि बच्चों से डायरेक्ट एक तरह से कम्युनिकेशन बन सके. एनीवे, हम लोग शुरू करते हैं. जॉन ड्राइडन, देखो ड्राइडन बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है. अब जब ड्राइडन की बात होती है, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ MCQs कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी आई थिंक वीडियो मैंने बना रखा है जॉन ड्राइडन पे. इफ़ यू हैवंट सीन दैट वीडियो यू कैन जस्ट गो थ्रू दोज लेक्चर्स. अब देखो ड्राइडन सबसे इंपॉर्टेंट है रेस्टोरेशन ड्रामा में. क्यों इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने ड्रामा के ऊपर पोइसी लिखी है. तो एस्से ऑन ड्रामेटिक पोइसी, जहाँ से सबसे पहले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अगर JKPSC को या BPSC को या नेट को क्वेश्चन उठाना होगा, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम द एस्से ऑन ड्रामेटिक पोइसी. क्योंकि ये जो वर्क था ना, ये एक पहला क्रिटिकल वर्क था और सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल वर्क है ना, जहाँ पे ड्राइडन बातें करते हैं ड्रामा के ऊपर, किस तरह से ड्रामा होनी चाहिए, कौन सा ड्रामा बेटर है ना. हम लोग देखने वाले हैं आज के इस लेक्चर में, और आई होप कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में. सबसे पहला क्वेश्चन कहता है जॉन ड्राइडन इज अ डोमिनेंट फिगर ऑफ विच लिटरेरी पीरियड. काफी इजी है ये. ऑप्शन ए एलिजाबेथन, ऑप्शन बी जेकोबियन, ऑप्शन सी कॉमनवेल्थ, एंड ऑप्शन डी रेस्टोरेशन पीरियड. तो मेजरली इनका जो वर्क है वो रेस्टोरेशन पीरियड में ही लिखी गई थी, तो डी इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कहता है जॉन ड्राइडन वॉज अपॉइंटेड एज इंग्लैंड फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट इन विच ईयर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 1660 में, 1668 में, 1674 में और 1688 में. तो राइट आंसर इज 1668 में. बी इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट वाज ड्राइडन्स पॉलिटिकल एंड रिलीजियस alliance during the later period of his life which led to him losing his public office after glorious revolution. Option A Whig and Protestant, Tory and Catholics, Whigs and Catholics, and Tory and Protestant. जैसा कि मैं ऑलरेडी इस पे लेक्चर ले चुका हूँ, एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ये जो विग्स एंड टोरीज थे, दो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज थी, है ना. एक रेसिस्टेंस था स्पेशली एक कैथलिक्स और एक प्रोटेस्टेंट की तरफ से, जो कि एक तरह से काफी टर्मोइल लेके आया था इस पर्टिकुलर टाइम में, है ना. तो राइट आंसर क्या होगा? आंसर बी, टोरी एंड कैथलिक्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ड्राइडन्स प्ले ऑल फॉर लव इज अ फेमस रिटेलिंग ऑफ विच शेक्सपियरियन ट्रेजेडी. दिस क्वेश्चन वाज ऑलरेडी आस्क्ड इन UGC नेट एग्जाम. कैन यू बिलीव इट? आई नो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट स्टिल ये क्वेश्चन 2022 में UGC नेट ने क्वेश्चन पूछा था. ऑल फॉर लव, है ना, 22 या 23 में, आई एम नॉट श्योर, उसी के आसपास ये क्वेश्चंस आए थे. तो ऑल फॉर लव जो है ना, वो बिल्कुल एंटनी एंड क्लियोपेट्रा से इंस्पायर्ड है. तो ऑप्शन ए हैमलेट, ऑप्शन बी ओथेलो, ऑप्शन सी एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, ऑप्शन डी किंग लियर. तो देखो एंटनी एंड क्लियोपेट्रा भी बहुत ही मेजर वर्क है विलियम शेक्सपियर का. अगर आपके सिलेबस में, आई थिंक आपके सिलेबस में है विलियम शेक्सपियर एज ए ड्रामेटिस्ट, तो आपको विलियम शेक्सपियर के जो 4-5 ट्रेजेडीज हैं, along with those tragedy you will also have to read
एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, क्योंकि ये पीजी के सिलेबस में हमारे बिहार में है। तो बिहार के यूनिवर्सिटीज़ में पीजी के सिलेबस में है, तो आपके जेके पीएससी में भी होगा। और जब हम +2 की बात करते हैं तो मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके पीजी के सिलेबस से पूछे जाते हैं, है ना। तो राइट आंसर होगा एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। और वैसे मुझे भी लगता है कि एंटनी एंड क्लियोपेट्रा शायद मैकबेथ के बाद दूसरा सबसे मतलब इंटेलेक्चुअल वर्क लिखा गया था शेक्सपियर के द्वारा। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मुझे लगता है कि ये दोनों वर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इधर यूजीसी नेट में भी यहीं से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप थरली पढ़ा करो इनको, है ना। समरी को सिर्फ गूगल पे या यूट्यूब पे 5 मिनट की वीडियोज में मत देखो, क्योंकि आपके क्वेश्चन मिस हो जाएंगे फिर। यू विल हैव टू वॉच यू विल हैव टू वॉच आइदर द लेक्चर, या फिर आप उसको गूगल पे जाके कोई भी अपने फेवरेट वेबसाइट से उसको अच्छे से समराइज कर लेना, कैरेक्टर्स को पढ़ लेना, कुछ इंपॉर्टेंट उसमें कोटेशंस होंगे उसको पढ़ लेना। जैसे कोर्स शुरू करके एक वेबसाइट है, बहुत अच्छे से उसने एक्सप्लेन करा है, तो आप उस पर जाके आराम से पढ़ सकते हो। हार्डली 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे आपको एक पढ़ने में, तो दैट्स गोइंग टू डू, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं ड्राइडन इज ऑफन रेफर्ड टू द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म प्राइमरली फॉर विच वर्क? मैक फ्लेक्नो के लिए, द हिंद एंड द पैंथर के लिए, एन एसे एंड ड्रामेटिक पोइसी के लिए, या एब्सलम एंड एचिटोफिल के लिए? अगेन दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा सी, एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोइसी। क्यों फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म? बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने एक्चुअली में रियल क्रिटिसिज्म दिया। इससे पहले एसे ऑन क्रिटिसिज्म ऑलरेडी अलेक्जेंडर पोप ने लिखा था, उससे भी पहले सर फिलिप सिडनी ने लिखा था ये पोइट्री के ऊपर, डिफेंस ऑफ पोइसी, है ना। बट स्टिल दोज वर्क्स वेर नॉट कंसिडर्ड टू बी अ लिटरेरी कैनन, एक सेंस में कह सकते हैं। बट ये जो फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म इनको इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने ड्रामा के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस, एक डिटेल्ड क्रिटिसिज्म किया था, है ना। इसमें 4 कैरेक्टर थे, हम लोग आगे जाके और भी क्वेश्चंस करेंगे। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म्स डिड ड्राइडन नॉट मास्टर? सटायर, ट्रेजेडी, सॉनेट्स, या फिर लिटरेरी क्रिटिसिज्म? इसमें से कौन सा ऐसा है जो ड्राइडन ने नहीं लिखा जिसमें? तो सॉनेट्स उन्होंने नहीं लिखा था, और इस एज में कोई भी राइटर सॉनेट नहीं लिख रहा था, रेस्टोरेशन एज में। थोड़े बहुत थे, जॉन मिल्टन आगे जाके लिखेंगे कॉमनवेल्थ में। ड्राइडन्स वर्क इज कंसिडर्ड अ ब्रिज बिटवीन द मेटाफिजिकल पोइट्री एंड द 17th century of the poetry of which later period? Romantic age, Augustan, Victorian, modern poet? तो राइट आंसर इज बी, ऑगस्टन पीरियड। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हाट वाज द टाइटल ऑफ ड्राइडन्स लॉन्ग सैटारिकल पोएम टारगेटिंग हिज राइवल थॉमस सैडवेल? कौन सा ऐसा वर्क है जिसमें, देखो ये भी यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछा है, थॉमस सैडवेल को इसने डायरेक्टली अटैक किया था, कौन से वर्क में? एब्सलम एंड एचिटोफिल के अंदर, मैक फ्लैग्नो के अंदर, द मेडल के अंदर, या रिलीजियो लाइसी के अंदर? तो राइट आंसर होगा मैक फ्लैग्नो के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। मैक फ्लैग्नो के अंदर इन्होंने डायरेक्टली थॉमस शैडविल को क्रिटिसाइज किया था, और मैं बहुत डिटेल से इसमें वीडियोस बना रखा हूं। इफ यू हैवंट सीन दोज वीडियोस, स्पेशली जेके पीएससी के ऊपर फोकस है वो लेक्चर, इफ यू हैवंट सीन दोज वीडियोस प्लीज डू चेक दैट आउट, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ड्राइडन्स करियर एज अ ड्रामेटिस्ट बिगेन ड्यूरिंग द रीओपनिंग ऑफ द थिएटर फॉलोइंग विच हिस्टोरिकल इवेंट? restoration of the monarchy, English Civil War, the Glorious Revolution, the Great Fire of London? तो राइट आंसर क्या होगा? द रेस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की। अब ये भी याद रखना, रेस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की कब हुई थी? 1660 में हुआ था। और कौन रिटर्न आए थे? मोनार्की का रिस्टोर किसने किया था? चार्ल्स द सेकंड ने किया था, चार्ल्स द फर्स्ट का बेटा, है ना, जो फ्रांस से आया था। क्वेश्चन नंबर 10 ड्राइडन वॉज अ की प्रोपोनेंट ऑफ विच पोइटिक फॉर्म ऑफ हेरोइक ड्रामा? ब्लैंक वर्स, स्पेंजेरियन स्टैंजा, सोनेट, या हेरोइक कपलेट? तो राइट आंसर वुड बी हेरोइक कपलेट, डी इज द राइट आंसर। मेजॉरिटी ऑफ राइटर्स जो थे ना हेरोइक कपलेट में ही लिख रहे थे रेस्टोरेशन पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द डायलॉग? अ कॉफी हाउस इन लंडन, अ कंट्री स्टेट? अगेन दिस वाज आस्क्ड इन यूजीसी नेट। देख रहे हो ना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है, क्योंकि एसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी से जब भी नेट क्वेश्चन उठाता है तो सबसे पहला उसका जो प्राइमरी सोर्स है क्वेश्चन लेने का, जो लोकस है, वो एसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी ही होता है। अ कंट्री स्टेट, अ बोट ऑन अ रिवर, थेम्स ड्यूरिंग अ नेवल बैटल, एंड द रॉयल थिएटर? तो राइट आंसर वुड बी अ बोट ऑन अ रिवर, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द 4 मेन स्पीकर इन द डायलॉग ऑफ एसे रिप्रेजेंट्स डिफरेंट लिटरेरी पॉइंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पीकर इन द डायलॉग? कौन सा ऐसा, इसमें कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो डायलॉग में नहीं है? यूजेनस है, क्राइटस है, लिसाइडस है, नियांडर है?
तो राइट आंसर होगा, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन, थोड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है, तो जस्ट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। क्वेश्चन कह रहा है 4 मेन स्पीकर हैं एस्से ऑन ड्रामेटिक पोइट्री के अंदर, बट कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो कि डायलॉग में डायरेक्टली नहीं है प्रेजेंट है? तो यूजेनस तो है ही, क्राइटस भी है, लेसाइडस भी है, लेकिन नियंडर ड्राइडन हिमसेल्फ है। तो ये लास्ट में अपना व्यू देते हैं। तो एक्चुअली में ये तीनों ही आपस में डिबेट में होते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चंस 2-3 तरीके से पूछे जाएंगे। आप यूजेनिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको भी देख लेना। क्राइटस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको भी देख लेना। लिसाइडस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको भी देख लेना। नियंडर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको भी देख लेना। ऑल दीज 4 मेंबर्स वेर द रियल एंड लेजिटिमेट मेंबर। बस उनका नाम यहाँ पे बदल दिया गया है क्योंकि इसको फिक्शनलाइज वे में पब्लिश करनी थी इनको। नियंडर तो ये खुद ही है ना। तो मैंने इस पे ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखे हैं, आप उस पर भी जाके देख सकते हो। सिंपली यू हैव टू सर्च ड्रामेटिक पोएसी बाय रवीश सर या रवीश रत्नेश, यू विल गेट दैट। ठीक है, तो राइट आंसर होगा डी, नियंडर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। अब मैं अगेन कह रहा हूं कि आप कुछ पढ़ो ना पढ़ो, इनका एस्से ऑन ड्रामेटिक पोएसी का अच्छे से समराइज कर लेना। मेरा लेक्चर देख लो, उसमें काफी डिटेल से एक्सप्लेनेशन है, या मेरा नहीं तो किसी का भी, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको जिनके भी यूट्यूब चैनल अच्छे लगते हैं। ठीक है, कैरेक्टर सारे पढ़ लेना, किस कैरेक्टर ने फ्रेंच को सपोर्ट किया है, किस कैरेक्टर ने इंग्लिश को सपोर्ट किया है ना, किस कैरेक्टर ने क्लासिकल को सपोर्ट किया। इस यहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद काफी ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हु इज द मेन स्पीकर एंड द माउथ पीस ऑफ ड्राइडन्स ओन व्यूज इन द डायलॉग? क्राइटस, लिसाइडस, नियंडर, यूजेनस। तो राइट आंसर क्या होगा? नियंडर, सी इज द राइट आंसर, अभी तो मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द डायलॉग इन एसे इन डिबेट अबाउट द मेरिट्स ऑफ विच टू टाइप्स ऑफ ड्रामा? कॉमेडी एंड ट्रेजेडी के ऊपर, पेस्टोरल एंड हेरोइक के ऊपर, क्लासिकल एंड मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा के ऊपर, इटालियन एंड फ्रेंच इंग्लिश ड्रामा के ऊपर, फ्रेंच ड्रामा के ऊपर। तो राइट आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर, क्लासिकल एंड मॉडर्न के बीच में फाइट होती है ना। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है क्राइटस इन द एसे आर्ग्यूज फॉर द सुपीरियोरिटी ऑफ विच टाइप ऑफ ड्रामा? Classical drama based on the rules of Aristotle and Horace, French drama with emphasis on rhyme, English drama with the freedom for rules, and modern drama with its use of prose. The right answer would be classical drama based on the rules of Aristotle and Horace. वो जो 3 यूनिटी की बात करता है वो वाला है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कि लेसाइडस आर्ग्यूज, इसलिए मैं कह रहा हूं जो कैरेक्टर जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है, और कौन सा कैरेक्टर जो है वो किस चीज के बारे में आर्ग्यू कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल, नथिंग मोर देन दैट, यू हैव टू रिमेंबर। फिर कहते हैं कि लेसिडियस आर्ग्यूज फॉर द सुपीरियोरिटी ऑफ विच कंट्री ड्रामा? इंग्लिश के लिए वो करता है, फ्रेंच के लिए करता है, स्पेनिश के लिए करता है, या फिर इटालियन के लिए करता है? तो राइट आंसर इज फ्रेंच, फ्रेंच के लिए करता है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूजेनस इज द एसे Eugenus in the essay argues for the superiority of classical drama, French, modern English drama with the greater variety of scope, and Italian opera. The right answer is modern English drama with a greater variety and scope. C is the right answer. Question number 18. What is Neander's primary argument of superiority of English drama? ये जो Neander है, Neander तो हमारे Dryden himself हैं, वो उनका प्राइमरी आर्ग्यूमेंट क्या होता है सुपीरियरिटी ऑफ इंग्लिश ड्रामा का? इट इज अ स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द क्लासिकल यूनिटीज, ये तो होगा नहीं क्योंकि यूनिटीज फॉलो करता ही नहीं है। इट यूजेज अ हेरोइक कपलेट, इट्स ग्रेटर वाइटलिटी, वेराइटी एंड द मिंगलिंग ऑफ द कॉमेडी एंड ट्रेजेडी, इट फोकसेस ऑन द हिस्टोरिकल सब्जेक्ट। तो सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे कॉमेडी और ट्रेजेडी दोनों को मिलकर ट्रेजिक कॉमेडी बना दी गई है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन हेरोइक कपलेट में तो लिखी जाती है, सारे के सारे वर्क्स हेरोइक कपलेट नहीं, आयम्बिक मीटर में लिखा जाता है, और क्लासिकल यूनिटीज को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करता है। ये सारी चीजें उन्होंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है द 3 यूनिटीज डिबेटेड इन द एसेज आर यूनिटी ऑफ कैरेक्टर, सेटिंग, प्लॉट। ऑप्शन बी यूनिटी ऑफ कॉमेडी, ट्रेजेडी एंड हिस्ट्री। ऑप्शन सी यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। ऑप्शन डी यूनिटी ऑफ विट, ह्यूमर एंड पैथोस। ऑफ कोर्स काफी इजी है, सी इज द राइट आंसर। ये एरिस्टोटल ने ही पोइटिक्स में बताया था, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन एंड यूनिटी ऑफ प्लेस, मतलब प्लेस पहले है फिर एक्शन बाद में है। तो दीज 3 आर द बेसिक एलिमेंट्स वाइल राइटिंग अ ट्रेजेडी। तो ये 3 यूनिटी को फॉलो करनी ही करनी पड़ेगी, जैसे सोफोक्लिस फॉलो करता था। इवन बेन जॉनसन, रेस्टोरेशन कॉमेडी अगर पढ़ोगे आप, बेन जॉनसन वाज द ओनली पर्सन इन रेनेसां हु फॉलोड दीज 3 यूनिटीज। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है व्हाट इज नियंडर्स व्यू ऑन द यूनिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस? नियंडर का व्यू
क्या है टाइम और प्लेस पे. ही बिलीव दैट दे मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड. ही बिलीव्स दैट दे आर ऑफन वायलेटेड फॉर द सेक ऑफ ग्रेटर प्लॉट कॉम्प्लेक्सिटी एंड कैरेक्टर्स डेवलपमेंट. ही बिलीव्स they are more important than the unity of action, and he believes that they are only relevant for classical dramas. The right answer is B. He believes they are often violated for the sake of greater plot complexity and character development. So B is the right answer. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने एरिस्टोटल को क्रिटिसाइज कर रहा है. देख रहे हो ना, तो एक मेजर थिंकर को क्रिटिसाइज करने वाला ये पहला आदमी था, इसलिए इसको फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिज्म भी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट इज द सेंट्रल टॉपिक ऑफ द डिबेट बिटवीन निएंडर एंड लिसियाडस? अब लिसिडियस और निएंडर के बीच में प्राइमरी या सेंटर ऑफ टॉपिक ऑफ डिबेट क्या था? द यूज ऑफ प्रोज इन ड्रामा, द यूज ऑफ राइम विच इज हेरोइक कपलेट versus blank verses in serious drama, the role of the chorus, the importance of the spectacles. The right answer B is the right answer. Question number 22. कहता है कि what is Neander's final verdict on the debate between English and French drama? He concluded that French drama is superior. He concludes that English drama is flawed. He praises the strength of both, but ultimately concluded that English drama is superior in the vitality and natureless, and he declares that neither is superior. तो right answer is C. He praises strength. वो इंग्लिश ड्रामा को बोलता है it is ultimately the best one, है ना, among all. ये even though he praises सारे के सारे ड्रामा को प्रेज करता है, फ्रेंच को भी प्रेज करता है, ओल्ड को भी प्रेज करता है, लेकिन फिर वो इवेंचुअली कहता है कि इंग्लिश ड्रामा जो है, मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा जो है, इट इज मच सुपीरियर देन द रेस्ट ऑफ द ड्रामा. Question number 23. The essay is a landmark work because it is one of the first to introduce the concept of heroic drama, argue for superiority of French literature, reject all classical rules, and use a critical and comparative approach to literary analysis. Right answer is D. Use a critical and comparative analysis to literary analysis. Approach to literary analysis. Question number 24. कहता है कि who does the character Neander praise as a great English dramatist? Neander ने किसको praise किया है as a great English dramatist? बेन जॉनसन एंड विलियम शेक्सपियर को, क्रिस्टोफर मार्लो को, थॉमस किड को, बोथ ए एंड बी को. तो राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी. शेक्सपियर को भी किया है उसने, बेन जॉनसन को भी किया उसने, क्रिस्टोफर मार्लो को भी किया उसने, है ना. तो राइट आंसर क्या होगा? डी. क्वेश्चन नंबर 25 कहता है द डायलॉग प्रोलॉग इज डिस्कशन अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ इंग्लिश नेवी, द शॉर्ट कमिंग ऑफ मॉडर्न ड्रामा, द रूल ऑफ क्लासिकल ड्रामा, द नेचर ऑफ ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म. राइट आंसर इज द नेचर ऑफ ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म. सो डी इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 26 कहता है विच स्पीकर in the essay defend the use of the chorus in the classical plays? Eugenius, Lycidius, Critus and Neander. कहते हैं कौन सा ऐसा स्पीकर है जो डिफेंड करता है कोरस इन द क्लासिकल प्लेस? तो क्लासिकल को कौन डिफेंड कर रहा था 26 में? क्राइटस. सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 27 कहता है अकॉर्डिंग टू निएंडर व्हाट इज द प्राइमरली रोल ऑफ ड्रामेटिक पोएट्री? टू टीच अ मोरल लेसन, टू प्रोवाइड अ स्पेक्टिकल, to be a just and lively image of human nature, and to celebrate national heroes. The right answer is to be just and lively image of human nature. C is the right answer. Question number 28 कहता है the essay was response to a contemporary debate in Restoration England about which topic? The role of a woman in literature, the political content of plays, the state of English drama and its relation in the classical and French models, the use of lightning in the theatre. The right answer is the state of English drama and the relationship to the classical and French model. So C is the right answer. Question number 29 कहता है the essay can be seen as an attempt to Dryden to reject all the foreign influences on English literature, establishes a rigid set of rules for drama, justify the defend and innovations of restoration drama against its critics, and argues for the superiority of classical drama. Again, C is the right answer. Justify and defend the innovations of restoration drama against its critics. Question number 30 कहता है कि in the essay, Neander argues that the blending of comedy and tragedy is a single play, which is also known as tragic comedy, is a serious flaw
that violates classical rules, a greater accomplishment than either pure tragedy or comedy, only suitable for French drama, and innovation that should be avoided. तो राइट आंसर इज बी, अ ग्रेटर अकॉम्प्लिशमेंट था दैट इज आइदर प्योर ट्रेजेडी और कॉमेडी, है ना। 30 का राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है अ हेरोइक प्ले इज अ ड्रामेटिक जॉनरा दैट ड्राइडन हेल्प्ड टू पॉपुलराइज, व्हाट इज द characteristics of this genre? It focuses on the lives of common people. Its use of prose. Its focus on larger than life hero, often with an epic scope, written in heroic couplet, and option D, its strict adherence to the unities. The right answer is its focus on a larger than life hero. So C is the right answer. Question number 32 कहता था heroic play often dealt with theme of everyday life and domestic troubles, love, honor, and conflict between passion and duty, philosophical debates, and social satire. The right answer is love, honor, and the conflict between passion and duty. B is the right answer. Question number 33 कहता है which of the following is an example of heroic play by Dryden? A Conquest of Granada, The Wild Gallant, A Marriage a la Mode, All for Love. The right answer is The Conquest of Granada. A is the right answer. Question number 33 का A is the right answer. Question number 34 कहता है the use of heroic couplet in drama was often criticized for making the play too short, making the dialogue sound artificial and unnatural, being too simple, being too difficult to understand. The right answer is making the dialogue sound artificial and unnatural. So B is the right answer. 34 का B. Now 35 कहता है the rhyme debate in the essay in an indirect defense of Dryden's own use of which poetic form in his heroic plays? Blank verse, the sonnet, heroic couplets, and free verse. The right answer is heroic couplets. C is the right answer. Question number 35 का C. Now question number 36 कहता है which character in the Conquest of Granada is a classical example of a heroic play protagonist embodying a conflict between love and honor? Almanzor, है ना, बॉब डिलेन, अल्मंजोर एंड लिंड्रैक्सा. अगेन यहाँ पे रिपीटेशन है बट डोंट वरी. 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 37 कहता है द हेरोइक प्ले was a short-lived genre, largely replaced by a more realistic form of comedy and tragedy. Which of Dryden's later plays is an example of a move away from the heroic play? कहता है The Indian Emperor, All for Love, Tyrannic Love, and Aurangzeb. So right answer is All for Love. B is the right answer. Question number 38 कहता है All for Love is an important play because it returns to the use of which poetic form, singling a rejection of the heroic couplet in serious drama? A prose, blank verse, the heroic couplet, and free verse. The right answer is blank verse. B is the right answer. Question number 39 कहता है the heroic play often features spectacular scenery and stage effects. This was characteristics of which restoration theoretical trend? The use of naturalistic sets, the use of elaborate and highly artificial stage machinery, option C, the use of simple unabandoned stage, and option D, the use of chorus. The right answer was B, the use of elaborate and highly artificial stage machinery. Question number 40 कहता है Dryden's heroic play were highly influential on the development of which later genre? The comedy of manner, the heroic opera, sentimental comedy, and the novel. The right answer is the heroic opera. B is the right answer. 40 का B. कहता है Dryden's play Marriage a la Mode is a famous example of which genre? A comedy of manners, a heroic tragedy, a historical play, a revenge tragedy. The right answer is A. 41 का A. Question of 42 कहता है the play Marriage a la Mode satirizes the social customs and sexual morality of which class? Working class,
country gentry, fashionable London upper class, and the clergy. तो right answer is 42 का C, the fashionable London upper class. Question 43. In preface to the Fables, Dryden provides a critical analysis of which earlier poet? William Shakespeare, Edmund Spenser, Geoffrey Chaucer, John Milton. तो right answer of 43 का Geoffrey Chaucer. C is the right answer. Question number 44 कहता है कि which of the following is a play by Dryden that combines a satirical comedy plot with a serious tragic plot? The Wild Gallant, Aurangzeb, Marriage a la Mode, All for Love. Right answer is Marriage a la Mode. C is the right answer. Question number 45. Dryden's last play was a comedy titled Spanish Friar, Amboina, The Secular Mask, and Don Sebastian. Right answer is The Secular Mask. C is the right answer. Dryden's essay on satire provides an important early theory of which genre? Comedy, tragedy, satire, and epic poetry. The right answer is satire. C is the right answer. The play The Indian Emperor is a sequel to which earlier Dryden's play? The Conquest of Granada, The Indian Queen, Aurangzeb, and Tyrannical Love. The Indian Queen is the right answer. Question 48 कहते हैं All for Love is considered a more nature and powerful play than Dryden's earlier heroic drama because it adheres to the unities of time and place, uses a more artificial and spectacular style, has a more human and psychological complex protagonist, and is written in a prose. The right answer is has a more human and psychologically complex protagonist. C is the right answer. Question number 49. कहता है Dryden's collaboration with Sir William Davenant on the adaptation of Shakespeare's The Tempest is an example of which restoration theoretical trend? Option A, rejection of the classical models. Option B, the adaptation of improvement of earlier plays. Option C, the use of blank verse. Option D, the rise of sentimental comedy. Right answer is the adaptation of improvement of the earlier play. B is the right answer. Question number 50. कहता है Dryden's dramatic career spanned roughly from 1640s to 1660s, 1660s से 1690s, 1670s से 1700, 1680s से 1710. तो right answer is 1660 से 1690s के अराउंड. B is the right answer. देखो the age of Dryden भी इसको जाना जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है. Question number 51. Dryden's essay on dramatic poetry was a major influence on the development of English novel, romantic poetry, English literary criticism, or the heroic opera. Right answer is English literary criticism. इसलिए इनको father of English literary criticism भी कहते हैं. Question 52 कहते हैं Dryden's use of the heroic couplet in drama was influential, but it was ultimately abandoned in favor of which poetic form for serious plays? Rhyming couplets, blank verse, prose, या फिर free verse. तो right answer is blank verse. Question 53 कहता है dramatic theories put forth by Neander in the essay help to establish which playwright as a central figure in the English literary canon? Ben Jonson, John Fletcher, William Shakespeare, and Christopher Marlowe. तो right answer is C. Shakespeare को उसने सबसे ज्यादा प्रेज किया है. Question number 54 कहता है the term neoclassical is often applied to Dryden's work. What does the term imply? A rejection of the all classical influences, an emphasis on order, reason, and imitation of classical literary forms and rules, a focus on medieval history, and emphasis on the emotion of individual. The right answer is an emphasis on order, reason, and imitation of classical literary forms and rules. Question number 55 कहता है Dryden's play with their intricate plots and witty dialogue are a precursor to the comedies of which later playwright? William Shakespeare, Congreve, Oliver Goldsmith, Richard Brinsley, Ferdinand. तो राइट आंसर इज विलियम कॉन्ग्रेव. बी इज द राइट आंसर, जिन्होंने द वे ऑफ द वर्ल्ड लिखा था. बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ना. नाउ क्वेश्चन 56 कहता है Dryden's influence on the English language is significant. He is credited with inventing new words, standardizing a language and promoting a clear, precise prose style. Option C, introducing foreign words.
ऑप्शन डी, यूजिंग अ हाईली कॉम्प्लेक्स एंड आर्काइक वोकैबुलरी। नाम से पता चल रहा है आंसर क्या होगा, बी, 56 का बी। क्वेश्चन 57 कहता है द राइम वर्सेस ब्लैंक वर्स डिबेट इन द essay was a response to which contemporary critical trends? The rise of sentimental comedy, the rejection of all form of poetry and drama, the view that rhyming dialogue was unnatural and artificial, and D, the view that blank verse was too simple. The right answer is the view that rhyming dialogue was unnatural and artificial. C is the right answer. Question 58. The famous restoration comedy of manners, which flourished in the late 17th century, was influenced by Dryden's heroic tragedies, comedies like Marriage a la Mode, critical essays, and political satires. Right answer is comedies like Marriage a la Mode. B is the right answer. 59. The essay on dramatic poesy is a foundational text for which field of study? History, philosophy, literary criticism and theory, political science. C is the right answer. देखो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये सारे के सारे इजी क्वेश्चंस हैं। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछेगा, इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछेगा भी तो एसे ऑन ड्रामेटिक पोइट्री से पूछेगा, है ना, क्योंकि ड्रामा में या फिर ऑल फॉर लव से भी पूछ सकता है। यू हैव टू रिमेंबर द कैरेक्टर्स एंड उसके बाद कौन सा कैरेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एंड कौन कैरेक्टर किस चीज़ को डिफेंड कर रहा है ना, किस चीज़ के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। इतनी ही याद रखनी है आपको जॉन ड्राइडन के बारे में, और थोड़ा बहुत ड्राइडन कब पोइट लॉरिएट बने, कौन से एज से बिलोंग करते हैं, है ना, उनका पॉलिटिकल मोटिव क्या था, पॉलिटिकल मूव क्या था, पॉलिटिकल सपोर्ट क्या था, किस राजा के लिए उसने क्या लिखा, है ना, किसके सपोर्ट में उसने कौन सा, जैसे ऑस्ट्रिया रिड्यू लिखा गया, इसी तरह से बहुत सारे उनके वर्क्स हैं जो किसी न किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये इन सारी डिटेल आप मेरे लेक्चर वीडियो देख लो, वहां से ही क्वेश्चंस बनेंगे, उसके बियॉन्ड नहीं बनेगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है द यूज ऑफ अ डायलॉग फॉर्म इन द essay is a deliberate imitation of which classical philosophers work? Aristotle, Horace, Plato, Socrates. Right answer is Plato. C is the right answer. देखो कल का जो क्लास होने वाला है इवनिंग में 6 बजे लाइव लेक्चर, आई वॉन्ट यू टू बी देयर, आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन यू टू बी देयर एट 6 PM। वो स्पेशली फोकस्ड होगा यूजीसी नेट का। आप देखना उसका जो लेवल होगा एग्जाम, मतलब उसका जो लेवल होगा क्वेश्चन का, आई थिंक एवरीबडी इज एन एक्सपर्ट ऑन रोमांटिक लिटरेचर, है ना। तो मैं इसलिए आप लोग को चैलेंज भी करता हूँ कि आप कल 6 बजे इवनिंग में 6 PM में इवनिंग में मेरे लाइव क्लास में आना, एंड आई एम चैलेंजिंग यू टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, है ना। हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, वी विल हैव अ फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन। यू कैन ऑलवेज आस्क मल्टीपल क्वेश्चंस, यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस रिगार्डिंग लिटरेचर और एनीथिंग, है ना, जो हम लोग कल लेने वाले हैं उस पर। देखो मेरा एक ही गोल होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से लिटरेचर को समझना, इन डेप्थ से लिटरेचर को समझना, ताकि एक बार समझने के बाद उसको भूल ही ना पाओ। लिटरेचर रटने के लिए नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ एग्जाम्स भले रटने वाला पूछा जा रहा है, बट स्टिल यू कैन कॉन्कर दैट जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द लिटरेचर। अगर आप लिटरेचर को समझ जाओगे ना, तो आप जितनी बार एग्जाम में बैठोगे उतनी बार आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे यूजीसी नेट का। ट्रस्ट मी, नेट का एग्जाम बहुत ही डिफिकल्ट भी नहीं है और बहुत ईजी भी नहीं है, मॉडरेट लेवल का है। तो मॉडरेशन में तब आएगा जब आप हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर को अच्छे से जानोगे, इन डेप्थ समझोगे, क्रिटिसिज्म को समझोगे, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स को समझोगे। तो बी ऑन टाइम, कल 6 PM में हम लोग लेने वाले हैं, मतलब मैं लेने वाला हूँ क्लास। कहते हैं कि विच ऑफ ड्राइडन्स ट्रेजेडी इज कंसिडर्ड अ मास्टरपीस ऑफ हेरोइक ड्रामा एंड अ हाई पॉइंट ऑफ द जॉनरा? द इंडियन एम्परर, द टायरेनिक लव, औरंगजेब and Don Sebastian. The right answer is Aurangzeb. C is the right answer. Aurangzeb. 62. All for Love is written in which poetic form? Heroic couplet में लिखा हुआ है, blank verse में, rhyming prose में, या फिर free verse में? तो blank verse में लिखा हुआ है। 63. The play Aurangzeb is often seen as a traditional work because it addressed strictly to the classical rules, features a purely tragic plot, is a pure heroic play, is a pure play that questions the heroic ideal itself. Right answer is features a purely religious tragic plot. B is the right answer. Question number 64 कहता है the protagonist of Don Sebastian is a tragic hero who struggles with political ambition and betrayal, the conflict between duty and personal desire, a quest for revenge, a love affair with the queen.
द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ड्यूटी एंड पर्सनल डिजायर, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है ड्राइडेंस ट्रेजेडी ऑफन डील्स विद थीम ऑफ द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल, religious hypocrisy, the conflict between public duty and private emotions, and social satire. The right answer is the conflict between public duty and private emotions. Next question. What is the central tragic flaw of the protagonist in All for Love? His ambition, his pride, his love for Cleopatra, which leads him to neglect his duties as a Roman general, and his jealousy. ऑफ कोर्स राइट आंसर इज सी। अगर आप एंटनी एंड क्लियोपेट्रा भी पढ़े हो तो भी आप इजीली आंसर कर सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 66 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है द प्ले ऑल फॉर लव adheres more closely to which dramatic principles than his earlier heroic plays? The use of spectacle, the use of heroic couplets, the classical unities of time, place, and action, the use of larger than life hero. So right answer is the classical unities of time, place, and action. C is the right answer. Question number 68. The subtitle of All for Love, the world well lost. This refers to a heroic defeat, the triumph of good over evil, the sacrifice of empire for the sake of love, the destruction of the world. The right answer is the sacrifice of empire of the sake of love. C is the right answer. थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा है। The world we lost का मतलब है, एक चीज और, सब टाइटल भी आपको याद रखने हैं सो दैट कभी कभी एग्जाम्स में क्या होता है ना, सब टाइटल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको दे देगा एंड दे विल आस्क यू व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ दिस पर्टिकुलर प्ले या व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ दिस पर्टिकुलर प्ले, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखो 3-4 चीज़ों पे फोकस करना है आपको जब भी आप किसी भी ड्रामेटिस्ट के बारे में पढ़ रहे हो। एंड अगर आपके सिलेबस में ड्रामेटिस्ट एज ए ड्रामेटिस्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वन थिंग इज क्लियर कि आइदर आपके कैरेक्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या फिर कब पब्लिकेशन हुआ, कौन से लिटरेरी बैकग्राउंड में हुआ, कौन सा एज चल रहा था, कौन से राइटर हैं, और अलोंग विद दैट इंपॉर्टेंट कोटेशंस, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशंस होंगे उन सबको आपको पढ़ना है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कोर्स शुरू करके एक वेबसाइट है, डिपेंड करता है आपके ऊपर, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स। whatever website you are comfortable with, you can go with it. कोई भी वेबसाइट गलत नहीं हो सकता, सिंपली आपको उसकी समरी पढ़नी है, उसके कैरेक्टर्स को पढ़नी है ना, और उसके राइजिंग एंड फॉलिंग एक्शन को एक बार देख लेना, एंड इम्पॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है या इंपॉर्टेंट जो कोटेशंस है उसको देख लेना। इसके बियॉन्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। और थोड़े बहुत बैकग्राउंड नॉलेज आपको राइटर के बारे में होनी चाहिए कि राइटर कौन सी ईयर से बिलोंग करता है, किस तरह का वर्क लिखता है, उसने क्या क्या और चीज़ें लिखी है ना, ड्रामा के ऊपर उसने क्या बोला है, जैसे अभी एस्से ऑन ड्रामेटिक पोएसी के बारे में हम देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ही आपसे पूछे जाएंगे। अगर पोइट लॉरियट था या नहीं था, या कोई बहुत बड़े पोजीशन में था गवर्नमेंट के, कौन सा किंग था, यही छोटे मोटे क्वेश्चंस आएंगे। और अगर डेप्थ से क्वेश्चन पूछेगा तो उसके इंपॉर्टेंट वर्क से पूछेगा, तो उसको आपको थरली समराइज करनी है। दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 69, द प्ले द स्पेनिश फ्रायर इज अ ट्रेजिक कॉमेडी दैट फीचर्स अ ट्रेजिक प्लॉट एंड अ सीरियस सब प्लॉट, कॉमिक सब प्लॉट, हिस्टोरिकल सब प्लॉट, रोमांटिक सब प्लॉट। तो राइट आंसर इज बी, comic subplot. See, if you want me to make a little, let's say, more difficult questions, then you can tell me. मैं इससे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बना दूंगा, लेकिन देखो एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे, मॉडरेट से डिफिकल्ट एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपके थोड़े बहुत मॉडरेट आएंगे और इजी क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, है ना। क्योंकि आप 11th-12th की तैयारी कर रहे हो ना, 9th 10th 11th 12th की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 11th 12th के बच्चों को पढ़ाना है, तो यू डोंट हैव दैट मच लिटरेचर इन 11th and 12th। ऑल्दो आई ऑलवेज से, देखो थोड़ा बहुत इंडिया में क्या है ना कि लिटरेचर की जो पर्सपेक्टिव है, जिस तरह से एक प्रोफेसर लिटरेचर को डिलीवर करता है, दैट इज़ अ वेरी सैडिस्टिक, आई मस्ट ऐड, बहुत सैड है। क्योंकि मैं भी जब पढ़ता था अपने समय में, तो मेरे प्रोफेसर जब इमोशंस को एक्सप्रेस करना होता था तो दे वर वेरी हेजिटेंट अबाउट एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस। क्योंकि जहाँ पे लव के बारे में बातें की जा रही हो, जहाँ पे इमोशंस के बारे में बातें की जा रही हो, थोड़ी बहुत सेक्सुअलिटी के बारे में बातें की जा रही हो, तो टीचर का जो फीलिंग्स होता था ना, वो बिल्कुल वो फीलिंग्स को ख़त्म कर देता था, किल कर देता था। और एक जो रॉ इंटरप्रिटेशन है वो ना देके, बल्कि एक बेसिक इंटरप्रिटेशन देके आगे निकल जाता था। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप लिटरेचर को पढ़ो तो यू नीड टू डेल्व इनटू दैट कैरेक्टर, आपको उस कैरेक्टर में घुस जाना है, समझना है,
किस भाव से वो बोल रहा है, किस तरीके से वो बोल रहा है, किस तरह से वो बोल रहा है। तो दैट इज ऑल यू हैव टू डू इन वंस यू बिकम लेक्चरर, है ना। तो मेरा एक ही हमेशा मकसद रहता है, तो जब भी आप लेक्चरर बनो तो आप सोचो कुछ ना कुछ अच्छा डिलीवर करने का, ये नहीं कि आप भी उसी तरीके से घिसे पिटे तरीके से पढ़ा रहे हो, है ना। तो फिर वो लिटरेचर बोरिंग हो जाता है। लिटरेचर का एक ही मात्र पढ़ने का तरीका कि द मोर यू इंटरप्रेट, द मोर यू पुट योर इमोशंस, है ना, राइटर के इमोशंस को। जैसे एक कॉन्सेप्ट है ना, द डेथ ऑफ द ऑथर, जिसमें रोला बात कहते हैं कि इन द एक्सपेंस ऑफ द डेथ ऑफ द ऑथर अ रीडर इज अ बॉर्न। तो रीडर डेथ मतलब राइटर को अपने आप को मारना पड़ता है बुक को पब्लिश करने के बाद। पब्लिश होने के बाद अब राइटर का उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नाउ रीडर हैज टू इंटरप्रेट दैट पर्टिकुलर वर्क। तो इस तरह से आप पढ़ाना, आई एम जस्ट गिविंग यू अ पर्सनल एक्सपीरियंस कि थोड़ा चेंज होके पढ़ाना, थोड़ा समझदारी से पढ़ाना। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 70 कहता है द कैरेक्टर ऑफ द स्पेनिश फ्रायर Dominic is a famous example of a satirical portrait of a soldier, nobleman, a corrupt and hypocritical cleric, or a peasant. The right answer is a corrupt and hypocritical cleric. C is the right answer. 71. कहता है Dryden's early comedies are often considered less successful than his later ones. Which of the following is in early comedies of Dryden? Marriage a la Mode, The Wild Gallant, The Spanish Friar, and Amphitryon. The right answer is द वाइल्ड गैलेंट, बी इज द राइट आंसर। एक चीज और, अगर नेट की तैयारी करो तो आप क्रोनोलॉजिकल सारे वर्क्स को पढ़ना, है ना, उस तरह से यूजीसी नेट काफी क्वेश्चंस पूछता है। क्वेश्चन नंबर 72, ड्राइडेंस कॉमेडीज आर नोन फॉर देयर सिंपल प्लॉट्स, moralizing tone, witty dialogues, intricate plots, and satirical commentary on social conventions, focus on rural life. The right answer is witty dialogue, intricate plots, and satirical commentary on social conventions. C is the right answer. Now, question number 73. कहता है the play Amphitryon is a comedy based on which classical myth? The story of Oedipus the Rex, या फिर the story of Jupiter seducing a mortal woman by impersonating her husband, the story of Hercules, और the story of Orpheus. वैसे यहाँ से क्वेश्चंस पूछने की उम्मीद बहुत कम है, बट फिर भी मैंने क्वेश्चन डाल दिया है। तो 73 का राइट आंसर होगा द स्टोरी ऑफ जुपिटर सिड्यूसिंग अ मोरल वुमन, है ना, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, द फॉप is a recurring character, reoccurring character, trying type in restoration comedy, which Dryden plays features, which Dryden's play features a famous fop. The Wild Gallant में Don Sebastian, Marriage a la Mode, या फिर Amphitryon. The right answer is 74 का राइट आंसर होगा Marriage a la Mode. C is the right answer. Now question number 75. Dryden's comedies were often criticized for their lack of wit, simple language, unrealistic characters. नेक्स्ट टाइम में मैं क्या करूँगा ना कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस भी डाल दिया करूँगा, है ना, कोटेशंस भी डाल दिया करूँगा ताकि ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। बॉडी एंड licentious content. The right answer is body and licentious content. D is the right answer. 76. The play The Spanish Friar is a satirical comedy that targets which historical event? English Civil War को, the Glorious Revolution को, the anti-Catholic sentiment of the time को, या the war with Spain को? 76 का राइट आंसर क्या होगा? द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन नहीं होगा, द एंटी कैथलिक सेंटिमेंट ऑफ द टाइम को। तो सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 77 कहता है द प्ले मार्टिन मारल इज अ फेमस कॉमेडी ऑफ विच टाइप? अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ इंट्रिग, अ हेरोइक कॉमेडी, अ कॉमेडी, अ रोमांटिक कॉमेडी? तो राइट आंसर इज कॉमेडी ऑफ इंट्रिग, बी इज द राइट आंसर। वैसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने की उम्मीद कम है, बट थोड़ा बहुत देख लेना, मैंने इसलिए इंक्लूड कर दिया ताकि आप भी थोड़ा बहुत उसको देख लोगे। कहते हैं कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ ड्राइडेंस कॉमेडी लव ट्रायम्फेंट? द पावर ऑफ मनी, the triumph of reason over passion, the conflict between love and honor, the struggle for political power? The right answer is the conflict between love and honor. C is the right answer. Next question कहता है Dryden's comedies often features which type of character who is a master of social intrigue of wit? The rake or wit, the humor character, the sentimental character, the tragic hero? तो 79 का राइट आंसर होगा द रेक और अ विट, इज द राइट आंसर। Now question number 80 कहता है Dryden's play with their focus on witty dialogue
and social satire were a major influence of the comedies of which later period? Elizabethan, Jacobean, 18th century sentimental comedies या Victorian period? The right answer is 18th century sentimental comedies. C is the right answer. Question number 81. A play out to be a just and lively image of human nature representing its passion of humorous and the chains of fortune to which it is subject. The famous definition of drama is from which of Dryden's work? Mac Flecknoe, Essay on Dramatic Poesy, All for Love, The Conquest of Granada. Of course, इसका right answer क्या होगा? B. Essay on Dramatic Poesy. Question number 2 कहते हैं कि आर ऑथर अ mere poet who can neither boast or generous blood nor high descended ghost is an opening line of the prologue of which play? The Wild Gallant, Marriage à la Mode, औरंगजेब या फिर डॉन सेबेस्टियन. 82 का राइट आंसर होगा औरंगजेब से. ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ ओपनिंग लाइन ये सब याद रखने की जरूरत है. कुछ कुछ वर्क्स के शेक्सपियर के ओपनिंग लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से इनके भी ओपनिंग लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि हेवंस हैज नो रेज लाइक लव टू हेट्रेड टर्न्ड नॉट hell a fury like a woman scorned. This is a famous line from which of the Dryden's play? All for Love, The Conquest of Granada, है ना, Amphitryon, The Morning Bride. The right answer is The Morning Bride. This is a congreve line often misattributed to Dryden. ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है. अब नॉर्मली गूगल सर्च करोगे तो देखोगे ये कॉन्ग्रीव की लाइन है वैसे, लेकिन कभी कभी ड्राइडन लिखा जाता है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 84. Pity and terror are to be moved to purge the soul of the passion by their temporary and vicious exercise. This is a Dryden's interpretation of which classical concept? The unities, catharsis, the chorus, the Dux ex machina. तो 84 का राइट आंसर होगा कैथारसिस, बी. पर्ज का मतलब ये प्रगेशन होता है, क्लिनसिंग करना. 85. द स्टेट लाइक अ पेंटेड लैंडस्केप should not present you with the thing itself but with a lively image of it. This line is from which work? An Essay on Dramatic Poesy, All for Love, Preface to the Fables या फिर मैक फ्लैकनो. तो 85 का राइट आंसर होगा ए, एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी. देखो, क्योंकि हम लोग इसको एज अ ड्रामेटिस्ट कवर कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारे ऐसे वर्क्स हैं जहाँ से हमने क्वेश्चंस को, क्योंकि देखो मैक फ्लैकनो कुछ बहुत सारे पोइट्री वर्क्स हैं, तो एज अ पोइट्री जब हम इसको कवर करेंगे तब उसमें देखेंगे. आज हमने सिर्फ एज अ ड्रामेटिस्ट इसको देखा है कि इनके जितने भी ड्रामेटिकल वर्क्स हैं वहाँ से मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं. ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में एज ए ड्रामेटिस्ट दिया गया है. वैसे मैक फ्लैकनो ये सबसे और डीप क्वेश्चंस बनने की उम्मीदें हैं, मतलब बन सकते हैं अगर पोइट्री सेक्शन से बना होता तो, क्योंकि हमें एज अ ड्रामा एज अ फोकस करना है, एज अ ड्रामेटिस्ट फोकस करना है, इसलिए हमने सिर्फ ड्रामा का जो ड्रामेटिस्ट मतलब जो ड्रामा है इनका लिखा हुआ वहां से ज़्यादा मैंने क्वेश्चंस बनाए. क्वेश्चन नंबर 86. द ग्रेटेस्ट प्लेजर आई नो इज टू बी कॉन्शियस ऑफ गुड एक्ट. दिस लाइन इज फ्रॉम विच ट्राइडेंस ट्रेजेडी? द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा, औरंगजेब, ऑल फॉर लव या डॉन सेबेस्टियन? राइट आंसर इज बी, औरंगजेब. देखो, इसमें दो ही सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है इनका. एक ऑल फॉर लव है, अगर बहुत मेजर वर्क में देखा जाए तो एक ऑल फॉर लव है, और दूसरा इनका एसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी है, जहां से क्वेश्चंस बनने की उम्मीदें हैं, मतलब उम्मीद है. फिर कहते हैं कि व्हाट इज अ डेविल एल्स हिम, ही हैज गॉटन द हाइपोकॉन्ड्रिया. दिस इज अ लाइन फ्रॉम विच ड्राइडेंस कॉमेडीज? द वाइल्ड गैलन से लिया गया है, मैरिज ला मोड से लिया गया है, द स्पेनिश फ्राइड से लिया गया है या एम्प्रीथियन से लिया गया है? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा स्पेनिश फ्रायर से. सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 88 कहता है आई एम अ वुमन, आई एम अ क्वीन एंड आई एम अ वाइफ. दिस इज अ लाइन फ्रॉम विच ऑफ ड्राइडेंस ट्रेजेडी? ऑल फॉर लव, अ कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा, औरंगजेब या फिर डॉन सेबेस्टियन? राइट आंसर इज ऑल फॉर लव. ए इज द राइट आंसर, है ना. क्लेपेट्रा ने बोला ये, क्लेपेट्रा. Question number 89. To my great master, with both taught and writ, this is the opening line of a panegyric by Dryden in honor of which poet? William Shakespeare, John Fletcher, Ben Jonson या फिर Christopher Marlowe? तो right answer is John Fletcher. B is the right answer. Question number 90. The stage
is a public place and a public are its judges. This line is from which of Dryden's critical works? Preface to the Fables, an essay on dramatic poesy, the preface to the Conquest of Granada, essay on satire. Right answer is the preface to the Conquest of the Granada. C is the right answer. Question number 91 कहता है कि which of Dryden's play is retelling of a story of Don Juan? The Spanish Friar, the Wild Gallant, the Triumph, or Don Sebastian? Right answer is Love Triumph. C is the right answer. Question number 91 का C. Now question number 92 कहता है Dryden's adaptation of Shakespeare's Troilus and Cressida includes a major change to the ending, which is a characteristics of the Restoration trends. The use of prose, the strict adherence to its unities, the belief that tragic heroes should be rewarded for their virtue, and the use of heroic couplet. The right answer is C, the belief that tragic heroes should be rewarded for their virtues. Question number 93. Dryden's play Amboina is political tragedy that dramatized which historical event? The 1623 massacre of English traders by the Dutch, the Great Fire of London, the Glorious Revolution, the English Civil War. Right answer is 1623 massacre of English trades by the Dutch. A is the right answer. Question number 94. The play The Indian Queen is a heroic tragedy that Dryden co-authored with which playwright? शैडविल के साथ लिखा था, कॉन्ग्रेव के साथ लिखा था, रॉबर्ट हावर्ड से साथ लिखा था या फिर जॉन वेबस्टर के साथ लिखा था? तो सर रॉबर्ट हावर्ड के साथ इन्होंने लिखा था. सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 95. Dryden's late tragedies like Don Sebastian's are known for their simple plot and characters, use for heroic couplets, complex plots and more human and psychologically deep portrayal of suffering या फिर lack of spectacles. Right answer is C, complex plots and more human and psychological portrayal of suffering. Question number 96. Dryden's last major dramatic work was a semi-opera, which is a genre that combines spoken play with comedy plot, tragic plot, musical interludes and historical plots. The right answer is musical interludes. Opera के अंदर म्यूजिक होता है, ड्रामा है. ओपेरा भी एक तरह से ड्रामा है, छोटा सा ड्रामा है, लेकिन उसके अंदर म्यूजिक होता है. क्वेश्चन नंबर 97 कहते हैं द रेस्टोरेशन थिएटर्स वेयर ड्राइडेंस प्लेज वेयर परफॉर्म वेयर नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? अ सिंपल ओपन एयर स्टेज होता था, अ रिलायंस ऑन अ मेल ओनली कास्ट, द यूज ऑफ proscenium arc, elaborated scenery and women on stage, and a focus on religious plays. The right answer was is the use of proscenium arc. Proscenium arc की तरह होता था ताकि डिस्टेंस मेंटेन कर सके, है ना, एक स्पेक्टेटर से और कैरेक्टर से. उसके बाद वुमेन स्टेज पे परफॉर्म करना शुरू कर दी थी रेस्टोरेशन कॉमेडी, मतलब रेस्टोरेशन एज से. तो सी इज द राइट आंसर. Question number 98. The play Aurangzeb is often seen as a Dryden's last true heroic play because it uses blank verse. Is the last of his plays written entirely in heroic couplets? Is the last of his plays to features a tragic ending? And is the last of his plays to be historical drama? Right answer is B. Is the last of his plays written entirely in heroic couplet. Question number 99. Dryden's play The Wild Gallant was a failure upon his first performance, largely due to use of blank verse, complex plot, lack of witty dialogue and poorly conceived plot and political content. Right answer is lack of witty dialogue and poorly conceived plot. ये तो बहुत basic questions था. Now last question. In the dedication of the Aeneas, Dryden defends his translation of Virgil's epic poem by arguing for the importance of translating literary, translating poetically and freely, translating faithfully but with contemporary sensibility, and translating only for the scholarly audiences. Right answer was translating faithfully but with a contemporary sensibility. C is the right answer. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं मैंने इंक्लूड कर दिया ताकि हर टॉपिक से एटलीस्ट एक या दो क्वेश्चंस इंक्लूडेड हो जाए, है ना. इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल then please do consider subscribing and sharing it with your friends. If you think that it's going to be beneficial for them, then do share, and you can join my Telegram channel once again.